हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अपन क्वेश्चन नंबर 9 पर अपन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से समझिएगा। इसमें अपन को प्रिंसिपल पूछा गया है, टाइम अपने पास 3 इयर्स है, रेट अपने पास 10% है और CI अपन को दिया हुआ है 6620 रुपीज। ठीक है, अब देखिएगा अपन यहाँ पर अपने पास जो रेट दी हुई है वो अपने पास इक्वल है 10% के इक्वल। ठीक है, और 10% को अपन फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/10। अब देखिए इसमें प्रिंसिपल पूछा गया है और CI की वैल्यू दी गई है, तो जब भी अपन को सिर्फ प्रिंसिपल, अमाउंट या CI इनमें से कोई एक चीज दी गई हो और बाकी दोनों में से कोई चीज पूछी गई हो, है ना, तीनों में से कोई भी एक चीज दी गई हो और बाकी की दो चीजें पूछी गई हो, तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे 10:11, 10 की चीज पर 1 रुपए का इंटरेस्ट, तो 10:11। और ये 3 इयर्स का केस है, तो 10:11 फिर से और फिर 10:11 फिर से। तो इस तरह से अपन इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आएगा अपने पास 1000 और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 1331। देखो स्टूडेंट्स, ये आता क्या है, ये मैं आपको वैसे बता चुका हूं। ये अपने पास रेशियो आता है किस चीज का, ये रेशियो है प्रिंसिपल और अमाउंट का। यानी अगर अपन किसी को 1000 रुपीज देते हैं और 3 साल के बाद उससे रुपए लेते हैं, तो अमाउंट अपने उसके पास जो अपनी बनेगी वो होगी 1331। ठीक है, तो यहां से CI कितना हो जाएगा, CI हो जाएगा 331, राइट। और यहाँ पर अपन को CI की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 6620। तो यहाँ पर अपना जो CI है 331 का, वो इक्वल है 6620 के। तो 1 पार्ट स्टूडेंट्स इक्वल होगा कितने के, 20 के। पूछा क्या गया अपन को, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अपने पास कितना है, 1000। तो यहाँ पर अपने पास जो 1000 की वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी कितने के, 20,000 रुपीज के। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से अपन इस चीज को देख सकते हैं। इसके अलावा ट्री वाले मेथड से कैसे करेंगे ध्यान से समझेगा। अपन को जो रेट दी हुई है उसका डिनोमिनेटर देखिए, और P निकालने के लिए इस डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसको जो टाइम दिया गया है उसको पावर में कर दीजिए, तो यानी पावर में कितना आएगा, 3। तो यहां से जो प्रिंसिपल की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1000, और ये जो रुपए हैं वो 3 इयर्स के लिए उधार दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये अपने पास आ गया थर्ड ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10% का इंटरेस्ट है, तो 1/10 रुपीज का इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर 1000 का 1/10 हो जाएगा 100। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेम वही 1/10 का इंटरेस्ट लगेगा 1000 पर, तो 100 हो जाएगा। साथ में ये जो 1/10 है, इस इंटरेस्ट पर भी 1/10 लगेगा सेकेंड ईयर में, तो 100 का 1/10 ये कितने की इक्वल आएगा, 10 के। ठीक है, इसके बाद थर्ड ईयर का, ये थोड़ा सा आपके लिए नया है तो बड़े ध्यान से समझिएगा। थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट होगा वो 1/10 लगेगा 1000 पर, तो 1000 का 1/10 कितना, 100। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, अपन ने इस प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट निकाल लिया, अब लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। तो जब अपन ने सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल रहे थे ना, तो इंटरेस्ट सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही मौजूद था, लेकिन जब अपन थर्ड ईयर के इंटरेस्ट निकालेंगे ना, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट सबको शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हैं 3 वैल्यूज अलग से इंटरेस्ट की, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है और ये दोनों सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट है। तो इस 100 का अपन 1/10 निकालेंगे, तो 100 का 1/10 कितना आएगा, 10। ठीक है, इस 100 के ऊपर भी अपना 1/10 इंटरेस्ट लगेगा, तो 100 का 1/10 कितना, 10। और इस 10 पर भी अपन को 1/10 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 10 का 1/10 कितना हो जाएगा, 1। समझ पाए? तो ये इस तरह से अपन को थर्ड ईयर के निकाले जाते हैं। अब मैं इन चीजों को डायरेक्टली आपको देखने का मेथड बताऊंगा, लेकिन अभी कंसेप्ट समझिए। ठीक है, तो एक तरीके से अपन देखें तो डेटा अपन को किसका दिया है, CI का। तो यहाँ पर CI क्या हो गया, इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा क्लियरली बनाता हूं,
तो देखिए 1000 रुपीज के साथ कुछ ऐसा हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो ये तीनों तो 100 100 100 के हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू होती है ना ऊपर वाली लाइन, तो ये तो सेम रहनी भी है। फिर आप देखिए इस 100 पर 1/10, तो 110 हो गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये 10 था और फिर ये 10 और फिर 1, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पर अपने पास जो CI की वैल्यू दी हुई है, तो अगर अपन यहाँ पर CI देखें तो देखिए ये सारा कुछ जो होता है ये CI की वैल्यू में ही शामिल होता है। तो देखिए ये कितना आ रहा है आप देखेंगे तो यहाँ पर 100 100 100, ये 300 हो गया, ये 10 10 10, ये 30 और ये 1, तो टोटल 331 रुपीज का इंटरेस्ट बन रहा है। और ये 331 कितने के इक्वल दिया हुआ है, 6620 के इक्वल। तो वही सेम कैलकुलेशन बन चुकी है जो अपन पहले कर भी चुके हैं। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 20, प्रिंसिपल पूछा गया है तो दैट इज इक्वल टू 1000, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 20,000 रुपीज। क्लियर। चलिए अभी इसके जो ये डायग्राम बनता है ना, इसको थोड़ा इजीली मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना ही काफी। आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। वैसे मैं एक चीज आपको इस फ्री स्पेस में करवा देता हूं। जैसे प्रिंसिपल 1000 है, अपन को तीनों सालों के इंटरेस्ट लिखना है, तो मैं आपको ध्यान से देखना, थोड़ा सा इजीली आपको बता रहा हूं ताकि आपको ज्यादा ना सोचना पड़े। 1000 का 1/10 निकालिए, 100 है, ठीक है। इस 100 को आप एज इट इज लिख दीजिए। इस 100 को जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसको सेकेंड ईयर में आप एज इट इज लिख दीजिए। और इस 100 का 1/10 आपको पता है कितना आएगा, 10। ये आपको पता है, ये अपन ने काफी प्रैक्टिस किया हुआ है, तो यहां तक तो कोई डिफिकल्ट नहीं होता कुछ भी। थर्ड ईयर का जब आप इंटरेस्ट निकाले ना तो आप जैसे अपने फर्स्ट ईयर का एज इट इज लिखा था ना, तो अब की बार आप क्या करेंगे कि ये सेकेंड ईयर की जो इंटरेस्ट है ना 100 और 10, इनको आप एज इट इज लिख दें। तो 100 और 10 एज इट इज लिखने के बाद आपको क्या करना है, इन सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट का ही, इन सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो 100 है उसका 1/10 निकालेंगे तो 10, और इस 10 का 1/10 निकालेंगे तो 1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक वे तो क्या हो गया, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसको सेकेंड ईयर में एज इट इज लिखा और इस फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का 1/10 और लिख दिया। थर्ड ईयर का जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो सेकेंड ईयर की जो वैल्यूज है ना उनको एज इट इज लिख दीजिए, और इस 100 का 1/10 10 और इस 10 का 1/10 1, ठीक है। और इससे भी ज्यादा इजी तरीका बता रहा हूं, देखना, ये 1000 लिखा हुआ है, तो यहां पर 1/10 100, तो ये आया। इसको 100 आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट तो तीनों ईयर्स में सेम रहेगा, तो आप डायरेक्ट 100 100 100 लिख दीजिए। फिर एक बार आप क्या करेंगे, इस 100 का 1/10 10 लिखेंगे, और आप देखेंगे सर ये 10 जो है ना ये एज इट इज 3 टाइम्स रिपीट होता है, ठीक है, एल की तरह। तो यहां पर ये 10, तो बस इसकी वैल्यू एज इट इज और फिर इसकी वैल्यू एज इट इज, तो ये लिखने के बाद इस 10 का 1/10 1। तो आप कई तरह से सोच सकते हैं, जिसमें ये वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड रहता है सोचने का, ठीक है। इसके धीरे धीरे फैक्ट्स मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। चलिए, तो इस क्वेश्चन में अब आपको काफी जल्दी लिखना है, खुद से लिखना है। 3 इयर्स का केस है, प्रिंसिपल अपन को फाइंड आउट करना है, और रेट अपन को 15% है, CI माइनस SI की वैल्यू दी हुई है। तो अब बड़े ध्यान से समझिएगा, अपन जो है इसमें 15% को क्या लिखेंगे, 15% होता है कितना, 3/20, ठीक है। 15% कितना होता है, 3/20। प्रिंसिपल को क्या एज्यूम करेंगे अपन, प्रिंसिपल को एज्यूम करेंगे 20 की पावर, टाइम 3 इयर्स है तो 20 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, 8000, ठीक है। ये प्रिंसिपल होने के बाद आप इसका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब बड़े ध्यान से समझिएगा, इस 8000 का अपन को 3/20 इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो 20 से 400 हो जाएगा, 400 इंटू 3 ये हो जाएगा 1200। तो इसको तो आप एज इट इज तीनों के तीनों कॉलम में लिख दीजिए, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू होती है, ऊपर वाली लाइन ये मैं आपको बता चुका हूं पहले, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस 1200 का
जो 3/20 है ना वो कैलकुलेट कीजिए। तो 20 से कैंसिलेशन होने पर ये अपने पास कितना आएगा 60, 63 जा 180, ठीक है। और इस 180 से क्या बना दीजिए एक तरीके से L, तो 180 से L बना दिया सेम, ठीक है। और इसके बाद अपन को क्या करना है, बस इस 180 का 3/20 कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 27। समझ पाए? तो आप इजीली इस डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं काफी फास्ट। और ये जो 3/20 लिखते हैं ना, इनको भी एक टाइम बाद आप लिखेंगे नहीं, बस फटाफट से ड्रॉ हो जाएगा। तब देखिए CI माइनस SI की वैल्यू आप अगर इस फर्स्ट ईयर वाली लाइन जो है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट वाली जो लाइन है उसको हटा दीजिए, तो जो रिमेनिंग जो भी है वो CI माइनस SI की वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि सारा कुछ जो इंटरेस्ट है ये CI है और ऊपर वाली लाइन उसमें SI है, तो SI को हटा दीजिए, जो बाकी बचेगा वो CI माइनस SI होगा। तो देखिए एक तो ये है 180, 180, 180, तो ये कितना हो गया 360, सॉरी 540 और 27 और, तो यहां से ये हो जाएगा 567। तो ये CI माइनस SI कितने के इक्वल है 1701 के। तो 1 पार्ट इक्वल हो जाएगा 3 के। पूछा क्या गया अपन को प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अपने पास कितना है 8000। तो यहाँ पर जो 8000 की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 24,000 रुपीज के, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में अपन को प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टाइम 3 इयर्स है, रेट अपने पास 12.5% है और CI माइनस SI अपन को 12.50 रुपीज दे रखा है। तो यहाँ पर 12.5% को अपन कितना लिखते हैं 1/8, ठीक है। अब बस क्या करना है अपन को, जो प्रिंसिपल की वैल्यू है उसको अपन क्या मान लेंगे 8 की पावर 3, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आए ना तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती। तो ये हो गया। और इसके बाद इसका बस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो इसकी टेबल आप फटाफट से बनाइए। तो 1/8 निकालेंगे तो ये 8 हट जाएगा, बचेगा क्या 64, और इस 64 को 3 टाइम्स एज इट इज लिख दीजिए। फिर इस 64 का 1/8 निकालना है तो ये 8 आ जाएगा, और जैसे ही ये 8 आए तो इससे ये 3 बार ऐसे लिख दीजिए। और फिर इसके बाद इस 8 का 1/8 निकाल दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 1। क्या आप समझ पाए? चलिए, जैसे ही आपको ये बातें समझ में आती है, ये चीज आपको बनाना आ गई, तो अब देखिए CI माइनस SI, तो आपने क्या करना है कि सर ये ऊपर वाली जो लाइन होती है वो SI होती है, तो इसको हटा दीजिए, बाकी सारे नंबर। तो 8 अपने पास कितनी बार 3 टाइम्स, और ये 1 25, तो 25 हो गई CI माइनस SI की वैल्यू, और ये कितने के इक्वल है क्वेश्चन में 12.50 के इक्वल, ठीक है। तो 1 पार्ट कितने के इक्वल आएगा, 1 पार्ट आएगा हाफ के इक्वल। और पूछा गया प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल अपने पास 8 इंटू 8 इंटू 8 है, ठीक है। मैंने इसको सॉरी, तो यहाँ पर 8 इंटू 8 इंटू 8 ही लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई होगा, तो अपने पास ये कितना हो जाएगा 2 4 जा और 4 8 जा 32, तो 32 इंटू 8, तो यहाँ से 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24 और 1 25, दैट इज इक्वल टू 256, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपका रेट का जो परसेंट है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर न्यूमरेटर में अगर 1 आता है, आपका जो रेट का परसेंट है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर न्यूमरेटर में अगर 1 आता है और CI माइनस SI की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये जो आप कैलकुलेट करते हैं ना पूरा प्रोसीजर, उसको करने की जरूरत नहीं है। CI माइनस SI की वैल्यू आप ये जो 25 आई है ना, इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। कैसे? 3 इंटू, आपको क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है ना इसको लिख दो यहाँ पे 3 इंटू 8 प्लस 1 करके, तो ये वैल्यू इक्वल आ जाएगी 25 के, ये डायरेक्टली, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये चीज आपको पता ही होती है कि जो प्रिंसिपल होगा वो 8 का क्यूब होगा ही, ठीक है। ये ध्यान रखना, प्रिंसिपल को 8 का क्यूब ही लेना है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली सोच सकते हैं, और ये डिटेल तो आपको पता ही है,
ठीक है, सिर्फ 3 इयर्स के लिए वैलिड है और CI माइनस SI की वैल्यू ही निकलती है। चलिए, सो इसके साथ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ऐसा ही है। तो यहाँ पर देखिए रेट जो है 16 2/3% है, तो ये 1/6 होता है। प्रिंसिपल क्या आएगा, टाइम 3 इयर्स है तो 6 का क्यूब, तो ये इक्वल आ जाएगा 216 के। तो CI माइनस SI की वैल्यू दी हुई है, और जब रेट के परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और न्यूमरेटर की वैल्यू 1 हो, तो CI माइनस SI क्या लिख देंगे, 3 इंटू जो डिनोमिनेटर में 6 है वो प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो यहां से 19 कितने के इक्वल हो जाएगा, 5.70 के। तो 1 पार्ट कितने के इक्वल होगा, 3/10 के। पूछा क्या गया अपन को, प्रिंसिपल, दैट इज इक्वल टू 216। तो यहां से 216 इंटू 3/10, तो आप ना इस 10 से कैंसिलेशन ना कीजिए, जीरो जीरो है नीचे, उसका फायदा मिलेगा आपको। तो यहां से ये हो जाएगा 648 और 10 से डिवाइड करने पर 64.8 रुपीज इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसका फायदा मिल जाता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 13 अपन को क्या बोलता है, इसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में अपन को प्रिंसिपल पूछा गया है, टाइम 3 इयर्स से, रेट 16 2/3% दैट इज इक्वल टू 1/6, और अपन को जो वैल्यू दी हुई है वो है थर्ड ईयर का CI माइनस सेकेंड ईयर के CI, दैट इज इक्वल टू 420 रुपीज। ठीक है, तो यहां पर सिंपल लेट प्रिंसिपल को आप क्या मान लीजिए, प्रिंसिपल को आप मान लेंगे 6 का क्यूब। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 216। तो यहां से बस ये चार्ट तैयार हो जाएगा जल्दी से। तो यहां पर इसका 1/6 निकालेंगे तो ये 36 आएगा, और यहां पर तीनों सालों में 36। फिर इसका 1/6 निकलेगा तो ये 6, और ये जो 6 आता है उसको 3 बार एज इट इज, और इस 6 का 1/6 निकालेंगे तो ये आएगा कितना, 1। समझ पाए। अब देखिए, अब इस डायग्राम से आप आराम से दिख पा रहे हैं, और ये चीजें तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज इतना भी नहीं लगता, फटाक से नहीं बन जाता है। तो देखिए ये थर्ड ईयर का है CI, ये जो वैल्यूज आई है, और ये है सेकेंड ईयर का CI। तो यहां से देखिए आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 से 36 कैंसिलेशन हो जाएगा, 6 माइनस 6 कैंसिलेशन हो जाएगा। तो थर्ड ईयर का CI और सेकेंड ईयर का CI कितना आएगा, 6 + 1 7। चाहे आप इनको जोड़कर ऐड कर दीजिए पूरे को, और इसको ऐड कर दीजिए। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, थर्ड ईयर के CI और सेकेंड ईयर के CI को, तो अब क्या 7 ही आएगा। ठीक है, तो 7 की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 420 रुपीज। तो 1 पार्ट कितने के इक्वल, 60 के इक्वल। पूछा गया है प्रिंसिपल, दैट इज इक्वल टू 216। तो यहां से अपने पास जो 216 की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 12960। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 पे अपन आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, प्रिंसिपल पूछा गया है, टाइम 3 इयर्स है, CI माइनस SI की वैल्यू दी हुई है। पूछा गया है कि CI कितना होगा, और इसमें रेट जो है वो हर एक ईयर के लिए अलग अलग है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो देखिए 11 1/9% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/9, 14 2/7% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/7, 10% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/10। तो यहां से अपने पास जो प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, सारे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 इंटू 7 इंटू 10, तो इसको यहां पर आप लिख सकते हैं 630। ठीक है, तो अब देखिए अपने को 3 इयर्स का है तो इसमें बड़े ध्यान से बनाना होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और अपने पास तीसरा कौन सा होगा, थर्ड ईयर। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट रेट है 1/9, बड़े ध्यान से समझना, इसको जल्दबाजी में मत करना। 1/7 और थर्ड ईयर में है 1/10। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इसका 1/9 करेंगे तो ये हट जाएगा, बचेगा क्या, 7 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 70। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पर अलग आएगा क्योंकि रेट हर ईयर की अलग है। तो 1/7 निकालेंगे तो ये हट जाएगा, बचेगा क्या, 9 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 90। और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जब अपन निकालेंगे तो 1/7 का लिख लेगा ना, ध्यान रखना। तो 1/7 होगा 70 का कितना, 10। अब देखिए थर्ड ईयर के लिए अपन क्या करेंगे 1/10 करेंगे तो ये हट जाएगा, और ये 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 63। इसके बाद ये तो अपन ने प्रिंसिपल का निकाला है,
इसके सारे इंटरेस्ट अलग अलग हैं, तो ये इनको ध्यान से निकालिए। और कितने का निकलेगा? 1/10 का, क्योंकि अपन थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए 70 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा? 7। 70 का 1/10 निकालेंगे, इस 70 का 1/10 निकलेगा तो कितना आएगा? 7। इस 90 का 1/10 निकलेगा तो कितना आएगा? 9। इस 10 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके बाद अब बड़े ध्यान से देखिए, अपन को CI माइनस SI की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर अगर CI माइनस SI की वैल्यू दी हुई है तो ऊपर वाला जो कॉलम है ये क्या है? SI का। तो इसको हटा दीजिए, ये और ये सारी चीजें अपने पास CI माइनस SI की वैल्यूज हो जाएंगी। तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा? 27 के। कैसे? देखिए 10, 17 और ये कितना हो जाएगा? 26 और 1 27। तो ये अपने पास जो 27 है ये कितने के इक्वल है स्टूडेंट्स? 5.40 के। 5.40 के। तो यहां से 1 पार्ट इक्वल होगा 1/5 के। तो पूछा अपन से क्या गया है? CI और P। तो P की वैल्यू कितनी है प्रिंसिपल की? 630। तो 630 जो इक्वल होगा वो होगा 630 इंटू 1/5 के। तो यहां से 5 1 जा 1 और 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30। ठीक है, तो यहां से एक तो ये हो गया। और इसके अलावा अपन को क्या पूछा गया था? CI कितना होगा? तो देखिए अपन ने इन सबको तो ऐड कर ही लिया था। कितना आया था? 27। इनको ऐड कर लीजिए तो ये अपने पास हो जाएगा 160 और 160 और 60, ये 223 और 223 और ये सब कितना था? 27। तो ये हो जाएगा 250। तो 250 की वैल्यू कितने के इक्वल होगी वो निकाल लेंगे। तो 250 इंटू 1/5 दैट इज इक्वल टू 50 रुपीज इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे अपन आते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 अपन को क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 15 में अपन को P की वैल्यू दी हुई है 10,800, रेट अपन को 16.2/3% है दैट इज इक्वल टू 1/6। टाइम आपको दिया हुआ है 2 years 73 days। ठीक है, और CI अपन से पूछा गया है। तो यहाँ पर अब बड़े ध्यान से समझिएगा, टाइम जो है 2 years से ज्यादा है तो अपन क्या एज्यूम कर लेंगे? 3 years के अराउंड। तो यहाँ पर अपन जो प्रिंसिपल की वैल्यू होगी वो अपने पास हो जाएगी 6 की पावर 3। तो दैट इज इक्वल टू 216। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास वही सेम चीजें 3 साल का निकलेंगी चीजें। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। दिस इज द फर्स्ट ईयर, दिस इज द सेकेंड ईयर एंड दिस इज द थर्ड ईयर। तो यहाँ पर अपने पास जब इसका 1/6 कैलकुलेट करेंगे 216 का तो ये हो जाएगा 36। सेकेंड ईयर का 1/6 36 और थर्ड ईयर का 1/6 36। ठीक है, क्योंकि इसमें तो इंटरेस्ट रेट सेम है। फिर इस 36 का 1/6 अपन निकालेंगे तो 6, और जो कि इंटरेस्ट रेट सेम है तो फिर डायग्राम में प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे लिखने के बाद बस इस 6 का 1/6 और निकाल लीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 1। अब देखिए यहाँ पर अपन को जो थर्ड ईयर है ना वो पूरा नहीं है, वो सिर्फ 73 डेज का है। और यहाँ पर ये अपन ने जो निकाला है पूरे ईयर का निकाला है। तो 36 49 तो 365 डेज का जो अपन ने निकाला है ये आ रहा है कितना? 49 के इक्वल। और अपन को चाहिए कितने दिन का? ओनली 73 डेज का। तो एक तरीके से अपन 1/5 डेज का निकाल रहे हैं तो ये भी 1/5 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 9.8 रुपीज। ठीक है, अब देखिए ये अपने पास थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है थर्ड ईयर का वो 9.8 है। इसमें पूछा गया टोटल CI बताइए। तो 36 36 72 और 72 और 6 78 और ये कितना हो जाएगा? 9.8। तो 87.8 हो गया टोटल CI। दिया क्या गया है? प्रिंसिपल दैट इज इक्वल टू यहाँ पर कितना? 216 के इक्वल। तो 216 इक्वल है 10,800 के। तो 1 पार्ट कितने के इक्वल हो जाएगा? 50 के। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 40 और 39 और ये 4390 रुपीज इज द आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा अब अलग हो गया है, कुछ ज्यादा नहीं, बस बेसिक वे में।
प्रिंसिपल 20,000 दिया हुआ है, रेट 20% है, टाइम अपने पास है 1 ईयर 6 मंथ्स। फाइंड आउट CI इफ रेट इज हाफ ईयरली। ठीक है, अब ये हाफ ईयरली रेट क्या है? हाफ ईयरली रेट का मतलब है कि आप एक साल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हाफ ईयरली का मतलब आपने जो ईयर है उसको हाफ कर दिया, यानी आधे आधे ईयर्स में डिवाइड कर दिया। तो आप अगर ध्यान से समझेंगे तो 1 ईयर तक आते आते ये टाइम कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया? 1 ईयर 6 मंथ्स के 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो ध्यान रखना कि आप ऐसे केस में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि 2 साल का टाइम होता, तो 2 साल का टाइम 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता 6 मंथ्स के, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो टाइम आपको दिया होता है ना, उसको आप करते हैं डबल। आपको जो टाइम दिया होता है उसको आप करते हैं डबल, और जो रेट आपको दी हुई होती है ना, देखो 1 ईयर में 20% था, तो जब आपने आधा कर दिया तो ये 10% हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रेट को करते हैं अपन हाफ, और आपका टाइम क्या हो जाता है? डबल। क्योंकि आप यहाँ पर जैसे कुछ रुपए उधार दोगे ना, तो उसको पहली बार जो आपको अमाउंट जो बनेगा वो 6 मंथ्स के बाद ही बन जाएगी, फिर उस अमाउंट पर फिर से अपन को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसमें ध्यान रखना कि जो प्रिंसिपल पहले 1 साल के बाद अमाउंट में बनता था ना, वो प्रिंसिपल अब 6 मंथ्स में अमाउंट बन जाएगा। तो ये एक तरीके से ज्यादा इंटरेस्ट लगता है जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है। ठीक है, तो बस इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो रेट को 20% को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10%। और 1 ईयर 6 मंथ्स है, तो 1 ईयर 6 मंथ्स का टाइम है, तो ये देखो 6 मंथ्स और ये 6 मंथ्स, तो इस तरह के 1 ईयर 6 मंथ्स में 18 मंथ्स होते हैं, तो 18 मंथ्स के 3 बार टाइम बन गया। ठीक है, तो 3 टाइम्स। तो एक तरीके से 1 ईयर 6 मंथ्स अगर आप टाइम को डबल करोगे तो एक तरीके से 3 ईयर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, 1.5 साल का टाइम डबल 3 ईयर्स की तरह, क्योंकि 3 बार आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। तो बस कुछ नहीं है, आपकी जो रेट है वो है 10% अब इस हिसाब से। तो 10% कितना होगा? 1/10। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल की वैल्यू लेंगे वो 10 के पावर कितनी? 3, दैट इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ पर अपने पास कुछ इस तरह से चीजें होंगी। ये फर्स्ट ईयर, ये अपने पास हो जाएगा सेकेंड ईयर, और ये अपने पास हो जाएगा थर्ड ईयर। तो यहाँ पर इसका 1/10, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, और ये भी कितना हो जाएगा? 100। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें ऑब्वियसली इसमें कुछ देखने की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इसका 1/10 कितना? 10 ही हो जाएगा, और यहाँ पर एक L बन जाएगा 10 का, और इस 10 का भी 1/10, तो ये कितना हो जाएगा? 1। अब इसमें देख लीजिए क्या डेटा दिया गया है, क्या पूछा गया है। तो फाइंड आउट CI। तो यहाँ पर अपने पास CI तो इस बार पूरा है ना कंप्लीट, तो 100 100 100 का 300 ये हो गया, और 10 10 3 बार आया तो 30 इससे हो गया, और 1 ये हो गया, तो 331 टोटल CI हो गया। तो दिया क्या गया है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अपना 1000 जो है वो इक्वल है 20,000 के, तो 1 पार्ट कितने के इक्वल होगा? 20 के। तो यहाँ पर CI अपने पास कितना है? 331। तो 331 इक्वल हो जाएगा 6620 रुपीज इज द आंसर। ठीक है, क्लियर? चले, सो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 17 पर अपन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में अपन को जो है प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है, रेट है 20%, टाइम है 1 ईयर, और फाइंड आउट करना है CI माइनस SI इफ रेट इज क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ्स, है ना। तो यहां पर अब देखिए, आपके पास मान लीजिए जैसे 1 साल है, तो 1 साल में अगर आप 3 मंथ्स के डिवीजन करते हैं तो अपने पास कुछ इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पर आपने उधार लिए, 3 महीने हुए, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, तो इस तरह से टोटल ये 3 महीने का टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने पर 6 महीने, फिर 9 महीने, और फिर 12 महीने। तो इस तरह से अपन 1 साल को 4 भागों में बांट देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो आप जो 20% है ना उसको 5 हिस्सों में बांटोगे इसमें, तो आपकी जो रेट होगी, रेट जो होती है स्टूडेंट्स, वो 5% में डिवाइड हो जाती है 4 हिस्सों में, क्योंकि वो 1 ईयर की रेट है 20%।
तो यहाँ पर 4 हिस्सों में बांटेंगे तो रेट हो जाएगी 5%। तो 1/4 कर देते हैं रेट को, 1/4 बना देते हैं। कब? जब क्वार्टरली हो। और टाइम आप देख रहे होंगे कि 1 साल का टाइम है वो 4 हिस्सों में बट गया है, तो यानी 4 बार अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। तो यानी जो टाइम है वो 4 टाइम्स हो जाता है। तो 1 ईयर है तो कितना हो जाएगा? 4 ईयर्स। क्या आप समझ पा रहे हैं? इस तरह से देखा जाता है, जो भी टाइम है उसका 4 गुना और जो भी रेट होती है उसका 1/4 या 4 से डिवाइड कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पर अपने पास जो रेट होगी वो होगी कितनी? 5%। ठीक है, तो यहाँ पर 5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 1/20। अब देखिए अपने पास जो प्रिंसिपल होगा उस प्रिंसिपल को फाइंड आउट करने के लिए आप 20 की पावर 4 करेंगे। तो देखिए 20 की पावर आप 4 करते हैं ना, तो आपके पास आएगा 1,60,000। ठीक है, और अपना प्रिंसिपल जो है ना स्टूडेंट्स वो 8,000 दिया हुआ है। तो अपने आप में ना ये नंबर भी काफी इजी है, ये जीरो होते हैं ना नंबर्स के पीछे इस तरह से, तो वो इजीली कैंसिलेशन हो जाता है। तो आप चाहें तो कैलकुलेशन इससे भी कर सकते हैं, और चाहें तो प्रिंसिपल को यहाँ पर ओरिजिनल जो दिया हुआ है ना 8,000 उसी को ले लीजिए। मैंने आपको क्या बोला था कि ये कंपलसरी नहीं है कि आप यही माने पावर में 4 या 3 वाला ही करके, ये सिर्फ आपकी कैलकुलेशन को इजी बना देता है। आपकी कोई भी जो वैल्यू जो आती है ना सारी कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो कोई भी पॉइंट्स में नहीं आती। लेकिन अगर आप इसके अलावा कुछ इधर उधर का मानते हैं तो वो हो तो उससे भी जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक या डेसिमल्स फ्रैक्शन में आ सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं 8,000 मानता हूं ना तो कुछ ना कुछ पार्ट फ्रैक्शन में बनेगा, तो इस बहाने आपको वो चीज भी सीखने को मिल जाएगी। देखना कैसे बनता है। तो मैं इस बार प्रिंसिपल जो ओरिजिनल है ना 8,000 तो उसी को मान लेता हूं, और इस बहाने आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि अपन जो कैलकुलेशन करते हैं वो कितनी मैटर करती है। तो देखिए 1/20 का इंटरेस्टेड एक चीज और है कि इस बार टाइम जो है 4 ईयर्स है ना, टाइम के 4 हिस्से हुए थे तो 4 ईयर्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इससे तो आपको और भी अच्छे से चीजों को देखने का मौका मिलेगा। आप भी उस बोल रहे होंगे सर कैसी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 8,000 का 1/20, तो 8,000 का 1/20 कितना होगा? 400। ठीक है, और ये सेम रेट पर है तो ये 400 ही होगा, और यहाँ पर इसका 1/20 तो ये कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, थर्ड ईयर का अपन जब निकालेंगे तो 400 एज इट इज आता है, और इस 20 से क्या बन जाता है? एल बन जाता है। ठीक है, और इस 20 का फिर अपन निकालते थे 1/20, ये कितना आता था? 1। ठीक है, तो ये चीज तो अपन ने काफी प्रैक्टिस कर ली है। अब फोर्थ ईयर में क्या करना है? तो मैंने एक चीज और बताई थी कि आपके पास जो फर्स्ट ईयर का आया उसको तो आप एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का एज इट इज और इसका 400 का 1/20। फिर थर्ड ईयर का आप कैसे निकाल सकते थे? ये जो दोनों वैल्यू दे रखी है ना इनको तो आप एज इट इज लिख लें, एज इट इज, और फिर इस 400 का 20 निकाल लें और इस 20 का 1/20 निकाल लें। ये चीज मैंने आपको बताई थी, दोनों मेथड सिखाए थे, है ना। तो फोर्थ ईयर का जब आप निकालेंगे ना तो इसी चीज के हेल्प ले लेंगे कि अपन ये जो चीज दे रखी है ना इसको तो आप एज इट इज लिख लीजिए। 400 एज इट इज लिखा, 20 एज इट इज लिखा, इस 20 को एज इट इज लिखा, इस 1 को एज इट इज लिखा। ठीक है, थर्ड ईयर का एज इट इज लिख दिया और इस थर्ड ईयर पर फिर 1/20 लगाया। थर्ड ईयर का 1/20 यानी 400 का 1/20 कितना? 20। इस 20 के ऊपर 1/20 लगाएंगे तो ये आएगा 1। इस 20 के ऊपर आप 1/20 लगाएंगे तो ये आएगा 1, और इस 1 का 1/20 लगाएंगे ना तो ध्यान रखना ये वैल्यू आपकी आ गई पॉइंट्स में 0.05, है ना। तो आ गया ना कुछ पॉइंट्स में, तो ये फर्क होता। अगर मैं यहाँ पर 1,60,000 लेता ना तो सब कुछ एज इट इज, कुछ भी पॉइंट्स में नहीं आता, बस इतना सा वो हो जाए, फर्क रह जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? तो देख लीजिए आपको क्या दिया गया है, पूछा क्या गया है। तो प्रिंसिपल 8,000 है, तो यहाँ पर अपन ने 8,000 ही माना है प्रिंसिपल को, तो या फिर 8,000 ओरिजिनली ले लिया इस बार। तो 8,000 तो 1 के इक्वल। पूछा गया CI माइनस SI, तो यहाँ पर ऊपर वाली जो लाइन होती है स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाली लाइन किसकी होती है? SI की। तो CI माइनस SI जब पूछा गया तो ऊपर वाली लाइन को हटा दीजिए, बाकी सबको कैलकुलेट कीजिए।
20 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 बार 20 आया है, तो 20 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 120। और इसके अलावा 1 कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो ये 4 हो जाएगा और ये 0.05 है। तो टोटल CI माइनस SI, SI को हटा दिया और ये पूरा क्या होता है? ओवरऑल CI, तो CI माइनस SI कितना आ जाएगा? 124.05 रुपीज। क्लियर? समझ गए? तो इस तरह से इन चीजों को देखना होता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे अपन आ चुके हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ ₹225 amounts to ₹256 in 2 years, find the rate of compound interest। ठीक है, तो अब बड़े एक छोटी सी बात ध्यान से समझिएगा कि जैसे मैं 10% का इंटरेस्ट है तो मैं क्या लिखता था? 1/10। ठीक है, अपन को बोला गया कि प्रिंसिपल किसी को अपने 225 रुपए उधार दिए थे और वो 2 सालों के अंदर कितने बन गए? 256 रुपीज बन गए। समझना ध्यान से ना। तो यहां पर अपन एक चीज करते थे कि अगर आप किसी को 10 रुपए उधार देते हो तो 1 साल के अंदर वो कितने बन जाएंगे? 11, 1 रुपए का इंटरेस्ट लग के। कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही चीज है, लेकिन 2 साल का जब टाइम होता है ना तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग होने लग जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर 1 साल के लिए ही उधार देते हो तो रेशियो क्या होगा प्रिंसिपल और अमाउंट का? 10:11। लेकिन अगर आपने किसी को 2 साल के लिए रुपए उधार दिए और आपको अगर ये पता करना हो कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा, तो अपन क्या करते हैं कि सर अगर 2 साल का पता करना हो या 2 साल के लिए किसी को अगर अपन ने रुपए उधार दिए हैं तो अपन को इसको 2 बार लिखना होता है। तो अपन को ये पता चल जाता है कि रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या होगा अगर अपन ने रुपए 2 साल के लिए उधार दिए। तो यहां से अपन को समझ में आता है कि सर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा 100:121। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी को 100 रुपीज दिए तो वो 2 साल बाद आपको 121 रुपीज रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपके सामने ऐसा बोला गया है कि 100 रुपए हैं जो 2 सालों में 121 रुपीज हो चुके हैं, तो आपको इंटरेस्ट की रेट कैसा पता करनी पड़ेगी? तो आप देखेंगे या आप बोलेंगे कि सर 100 रुपीज 121 बने हैं 2 सालों में, और अगर आपको ये पता करना है कि रेट का परसेंट क्या है, यहां पर तो आपको पता है, लेकिन मान लीजिए सिर्फ डेटा इतना ही है कि 100 रुपीज हैं जो 2 साल के अंदर 120 रुपीज बन चुके हैं, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जब रेट का परसेंट निकालते हैं, ठीक है, तो आपको ये पता करना होता है कि 1 साल का अगर टाइम हो या 1 ईयर का टाइम हो तो कितने रुपए कितने में कन्वर्ट होते। तो यहां पर आपको अगर ये पता करना है तो 100 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, इस रेशियो का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो 100 का स्क्वायर रूट करने पर 10 आएगा, 121 का स्क्वायर रूट करने पर 11 आएगा। तो आपको ये पता चल जाता कि ये अगर रुपए 10 दिए जाते उस रेट पर तो 10 रुपए किसमें बनते? 11 में। तो आप क्या करते? ये आपको पता चल जाता कि 1 ईयर का टाइम है तो 1 ईयर में 10 रुपए 11 रुपए बन रहे हैं, यानी 1 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है। तो 1 रुपए का इंटरेस्ट बनता है 10 रुपए पर 1 साल में, और 1 साल में तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही चीज होती है। तो जब एक ही चीज होती है तो सिंपल इंटरेस्ट में रेट का परसेंट कैसे निकालते थे अपन कि 1 रुपीज का इंटरेस्ट है 10 रुपीज पर इंटू 100 कर देते, तो कितना आ जाता? 10%। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है। तो यानी कुल मिलाकर के अपन को प्रिंसिपल और अमाउंट जो दिए गए हैं उनको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, और 2 साल का टाइम है तो स्क्वायर रूट कीजिए। अगर मान लीजिए 3 साल का टाइम होता तो अपन ऐसे लिखते ना 10:11, 10:11, 10:11। तो यहां से कितना आता? 1000। ये कितना आता मल्टीप्लाई करने पर? 1331। और रेट का परसेंट निकालना होता तो अपन 1 ईयर में क्या होता वो रुपए, अगर वो 1 साल के लिए किसी को रुपए उधार दिए जाते तो वो रुपए अगर 10 के बराबर हैं तो कितने में बदल जाता? 11 में बदल जाता। तो अपन इस केस में क्यूब रूट करते, ठीक है, रेट का परसेंट निकालने के लिए। क्या आप समझ पा रहे हैं?
तो यहाँ पर आप बड़े ध्यान से समझिएगा, अपन को प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है, या फिर अपन को प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है 225 रुपीज किसी को उधार दिए थे और वो 2 सालों में 256 रुपीज में बदल गए हैं। तो अपन को रेट का परसेंट निकालने के लिए इनको रेशियो में कन्वर्ट करो। तो ये तो कैंसिलेशन तो होगे नहीं, और कैंसिलेशन अगर नहीं होंगे तो स्क्वायर रूट कर दो अब डायरेक्ट। तो 225 का स्क्वायर रूट 15 और 256 रुपीज का स्क्वायर रूट 16। तो एक साल के अंदर जो रेट परसेंट है वो इस तरह से रेशियो बना रही होगी। तो 1 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है, कब? 1 ईयर के लिए। ध्यान रखना, रेट का परसेंट आप 1 ईयर का रेशियो निकाल के ही करेंगे। तो यानी 1 रुपए का इंटरेस्ट है 15 रुपीज पर, तो बस इंटू 100 कर देना। 5 3 जा और ये 20 जा, दैट इज इक्वल टू 62/3% इज द आंसर। क्लियर? तो बस इतना सा सॉल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे तो और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अब जैसे इसमें 3 इयर्स का केस आ गया, तो प्रिंसिपल और अमाउंट, आपने किसी को इतने रुपए उधार दिए और वो 3 सालों के अंदर इतने रुपए बन गए। क्वेश्चन बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो प्रिंसिपल है 102400 और अमाउंट बनी है 145800। तो यहां से अपन रेशियो पता करेंगे तो 00 से 00 कैंसिलेशन हो गया, और यहां से इसको 2 से कैंसिलेशन करेंगे तो 5.2 और ये हो जाएगा कितना? 729। तो ये 3 इयर्स में जो रेट को अगर देते तो उसका रेशियो ये बनता। तो 3 साल के अंदर अगर आप किसी चीज को किसी बंदे को 5.2 रुपीज देते तो वो 3 साल के बाद आपको 729 रुपीज लौट आता। तो 1 साल के हिसाब से अगर आप किसी को 1 साल के लिए रुपए उधार देते तो वो रुपए अपन क्या मान सकते हैं? इसका क्यूब रूट। तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 5.2 का ये अपने पास हो जाएगा 8, तो और 729 का क्यूब रूट 9। तो अगर आपने वो रुपए 8 के इक्वल दिए होते तो 1 साल बाद वो कितने बनते? 9। तो 1 ईयर का जैसे ही पता चलता है अपन इंटरेस्ट रेट पता कर सकते हैं कि 1 का इंटरेस्ट है 8 पर, तो इंटू 100 कर दीजिए, तो ये अपने पास आ जाएगा 12.5% विल बी द आंसर। ठीक है, तो बड़े ही आसान से क्वेश्चन है। 2 साल का हो तो स्क्वायर रूट कर दो, 3 साल हो तो क्यूब रूट कर दो, 4 साल हो तो फोर्थ रूट कर दो। जैसे इसमें देखो, a certain sum of money becomes 8 times of itself in 3 years। तो प्रिंसिपल और अमाउंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर 8 टाइम्स ऑफ itself, तो यहाँ पर खुद प्रिंसिपल जो रुपए उधार दिए थे उसको कितना मान लो? 1। कब? जब ये टाइम्स वर्ड हो तो अपन जिससे तुलना होती है उसको आप 1 मान लीजिए। तो 8 टाइम्स हो गया, तो 1 रेशियो 8 हो गया अपने आप में रेशियो। कब? 3 साल में। तो अगर आप किसी को 1 रुपए उधार दोगे तो 3 साल में कितने बन जाएंगे? 8 रुपए। तो अगर मुझे रेट परसेंट पता करनी, अगर मुझे रेट का परसेंट पता करना है तो मुझे 1 ईयर के अंदर पता करना पड़ेगा कि अगर मैं किसी को 1 साल के लिए उधार देता तो वो मुझे कितने लौटाता। तो इसके लिए क्या करेंगे? इस रेशियो का क्यूब रूट कर देंगे। तो 1 का क्यूब रूट 1 और 8 का क्यूब रूट कितना? 2। तो यहां से आप अगर किसी को 1 रुपए देते तो वो 1 साल के बाद आपको 2 रुपए देता, यानी इंटरेस्ट कितने का? 1 रुपए का। तो 1 रुपए का इंटरेस्ट 1 रुपए पर प्रिंसिपल पर, तो इंटू 100 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 100%। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा पैटर्न सीखने को मिलेगा आपको। एट व्हाट रेट परसेंट, वही रेट पूछी गई है, पर एनम विल रुपीज 2304 अमाउंट्स टू रुपीज 2500 इन 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। तो ये तो ज्यादा टफ नहीं है, बेसिक सही क्वेश्चन है, इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। प्रिंसिपल और अमाउंट है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 2304 और अमाउंट आपको कितनी मिल रही है? 2500। ठीक है, तो यहां से इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, और ये रेशियो में आप कन्वर्ट करेंगे तो 4 6 जा, नहीं ये तो ज्यादा हो जाएगा, 4 5 जा कर लीजिए, 4 5 जा 20, और यहां से ये हो जाएगा अपने पास 3, 4 7 जा 28 और ये 5 76।
और यहाँ पर इसको 4 से कैंसिलेशन करेंगे तो 4 6 जा, 4 2 जा, 4 5 जा, तो अपने पास ये रेशियो आ गया 2 इयर्स के हिसाब से। तो अगर आप किसी को 576 रुपीज देते हो तो 2 साल बाद आपको 625 रुपीज वो लौट आएगा। तो अगर आपने वो रुपए 1 साल के लिए ही उधार देते तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होता? तो अपन स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 24 होगा और 625 का स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा। तो वो रुपए अगर 24 के इक्वल होते तो आपको 1 साल बाद 25 रुपीज मिलते। तो 1 रुपए का क्या मिल रहा है आपको? इंटरेस्ट। तो यहाँ पर 1 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है 24 रुपीज पर इंटू 100। तो 4 6 जा और ये 25 जा, तो यहां से ये हो जाएगा 41/6% इज द आंसर। ठीक है, तो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। 21st के बाद 22nd क्वेश्चन, एट व्हाट रेट परसेंट, इसमें भी वही चीज पूछी गई है, पर एनम की पूछी है, विल ₹32,000 इल्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹5044। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 32,000 का और आपको सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है 5044 रुपीज का। तो आपके पास जो अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी? 37044। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्वार्टरली में क्या होता है? क्वार्टरली का मतलब ये हुआ कि 1 साल में, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हर 3 महीने में इंटरेस्ट लगा है, या 3 महीने में, हर 3 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट किया गया है। तो आपके पास अगर 9 मंथ हैं तो आप एक तरीके से 3 बार कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, तो आपने 3 टाइम्स लगा दिया। तो एक तरीके से ये जो चीज है कंसेप्ट को 3 इयर्स के तौर पे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल है 32,000, अमाउंट है 37044। ठीक है, तो यहां से इसको 4 से कैंसिलेशन करेंगे तो 8,000 हो जाएगा और ये अपने पास हो जाएगी 9261। तो ये रेशियो आ गया प्रिंसिपल और अमाउंट का। कब? जब आप इस चीज को 3 इयर्स या 3 टाइम्स अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हो तो 8,000 रुपीज आपके 9261 हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने 3 टाइम्स इंटरेस्ट लगाया है तो अपन को तो 1 टाइम का कैलकुलेट करना है, तो क्यूब रूट करेंगे तो 8,000 का क्यूब रूट 20 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो अगर आपने रुपए 1 टाइम यानी एक तरीके से यहां पर रुपए उधार दिए होते और 3 मंथ्स के बाद अगर आपने ले लिए होते तो 20 रुपीज आपको कितने के इक्वल मिलते? 21 रुपीज के। ठीक है, तो यानी 3 महीने के अंदर, या फिर इसको इस तरह से सोच सकते हो, ये 1 टाइम में जब ये 3 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट लगाया होगा तो 1 रुपए का इंटरेस्ट बन गया। तो 1 रुपए का इंटरेस्ट बना है 20 रुपीज पर, तो इंटू 100, तो यानी 5% का इंटरेस्ट लगा होगा। तो इसका मतलब इस मोमेंट पर आपने जब 20 रुपीज दिए होंगे तो 3 महीने बाद 5% का इंटरेस्ट, तो 20 का 5% कितना होता है? 1। तो 20 रुपीज पर 1 रुपीज के इंटरेस्ट के साथ 21 रुपीज की अमाउंट बनी होगी। तो आपसे पूछा क्या गया कि रेट का परसेंट बताओ पर एनम, 1 साल में कितनी रेट ली जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर 3 महीने के अंदर 5%, तो यहां पर भी 5%, यहां पर भी 5%, और अगर 1 साल का केस होता तो 5% और लेते। तो इस तरह से 5 4 जा 20, या फिर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप इस तरह से सोच सकते हैं कि आपके पास क्वार्टरली का इंटरेस्ट रेट है, ईयरली पता करना है। तो जब आपको जैसे ईयरली 20% पता होता है तो आप 1/4 करते थे ना क्वार्टरली निकालने के लिए, तो 5% आता था। अब क्या 5% पता है तो बस 4 गुना कर दो तो 20% आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, बड़े ध्यान से समझिएगा। If a certain sum of money becomes equal to 3 times of itself in 8 years, in how much time it will be 243 times of itself?
बिल्कुल ध्यान से समझेगा, काफी अच्छा कंसेप्ट है। आपसे क्वेश्चन ये बोलता है कि आपने जैसे कुछ रुपए 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तो वो एक टाइम्स वाला क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर प्रिंसिपल को 1 भी मान सकता हूँ। तो आपने किसी को 1 रुपीज उधार दिए और ये 3 गुना यानी 3 रुपए कन्वर्ट हो गए, यानी प्रिंसिपल था 1 रुपए, अमाउंट आपको कितना मिल रहा है 3। कितने टाइम में 8 ईयर्स के अंदर। ध्यान रखिएगा ये है प्रिंसिपल और ये मिली आपको अमाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितने समय में 243 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा, अपन को ये बताना है 243 गुना कब हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस में होता क्या है, अगर आप एक फॉर्मूला जो मैंने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है लेकिन आपको बचपन से वो फॉर्मूला पता होगा, अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n करते हैं अपन। ठीक है, समझ पाए इस बात को। तो यहां पर जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आपसे अगर मैं बोलता हूं कि प्रिंसिपल को मैं p मान लेता हूं और 1 प्लस आर बाई 100 है। ठीक है, ये मुझे पता नहीं रेट कितनी है, तो जैसे मैंने टाइम ले लिया 8 ईयर्स का। ठीक है, तो अमाउंट मुझे कौन सी मिलेगी, ये वाली अमाउंट मिलेगी ना, समझ पा रहे हैं ना आप। तो अमाउंट ये मिली है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 1 रही। ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू 1 रही है और उसको मैंने मल्टीप्लाई किससे किया है, इससे किया है, किससे 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 8 से मैंने इस 1 को मल्टीप्लाई किया है, तब जाके मुझे अमाउंट मिलेगी। समझ पा रहे हैं आप यहां तक। अब मैं बोलता हूं कि अगर मैं 8 ईयर्स का ही टाइम और दे दूं तो मुझे इस मोमेंट पर कितना अमाउंट मिलेगा ये बताओ। तो आप ऐसे बोलेंगे कि सर दो तरीके हैं सोचने के। पहला तरीका ये है कि सर आप एक काम करो, अमाउंट इज टू पी की वैल्यू तो आपके पास पी लिख लो यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100। इस बार आप एन की वैल्यू क्या लिखेंगे कि सर अगर यहां से देखना चाहते हो तो 16 साल के बाद, तो ये लिखोगे नहीं लिखोगे, तो आप एक तरीके से 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आर बाई 100 की पावर क्या 16। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक तरह से एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा मैंने आपको क्या सिखाया था, दूसरा मैंने आपको ये सिखाया था कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, तो उसमें जो एक टाइम के बाद 1 साल या 2 साल जो भी होता है, तो उसके बाद जो रुपए अपन लेते हैं, तो ये वाला जो अमाउंट आता है ना, वो अगली बार के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था 100 वाला, यहाँ कुछ एग्जांपल लेके कि 100 रुपीज है, उसको 10% इंटरेस्ट मिला, तो 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिल गया, तो ये 110 रुपीज। ठीक है, फिर इसके बाद इस 110 को प्रिंसिपल मानना है और इसका 10% 11 निकालते थे, तो फिर 131 आता था। तो इस केस में अगर अपन प्रिंसिपल को 3 मान लें, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं प्रिंसिपल को 3 मान लू, तो यहां से यहां तक का टाइम 8 ईयर्स का अगर मैं लेता हूं, तो 1 प्लस आर बाई 100 की पावर कितना करना पड़ेगा यहां से, तो सर यहां से तो 8 ईयर्स का ही टाइम है, तो मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किससे 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 8 से। तो आप देख रहे हैं कि अगर टाइम सेम रहता है, अगर टाइम सेम रहता है, तो यहां पर जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना, जैसे यहां पर 1 को किससे मल्टीप्लाई किया था 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 8 से, यहां पर 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 8 से। ठीक है, तो इसमें जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है ना, ये जो चीज है ये स्टूडेंट सेम रहता है। ठीक है, अगर टाइम सेम हो, टाइम सेम हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपको 1 पता है, तो यहां पर जैसे आपने इसको 1 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो इस 3 को आप अगर टाइम सेम दोगे ना, तो वही सेम नंबर, जैसे यहां पर सेम नंबर क्या है 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 8, यहां पर 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 8, तो यहां पर इसका 3 गुना कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहां पर कितना आएगा 3 का 3 गुना 9,
फिर मान लीजिए फिर से मैंने 8 ईयर्स का ही टाइम दिया, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जा चुका हूं, तो यहाँ पर 9 इंटू 3 करने पर कितना आएगा 27। फिर मैं अगर फिर से सेम टाइम दूं तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या है, हर साल 8 साल का ही रहेगा, क्योंकि प्रिंसिपल फ्रेश हो जाता है इसमें, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इसका भी 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 81। फिर यहां से फिर अगर मैं 8 ईयर्स दे दूं तो 81 का 3 गुना, तो ये हो जाएगा 243, ठीक है। तो जो 1 रुपए थे वो कितने हो गए, 243 गुना हो गए। समझ पा रहे हैं? तो इस केस में क्या होता है कि अगर आप टाइम सेम देते हैं ना तो रुपए सेम टाइम से मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो आप देखेंगे 8 8 8 8 8, तो आपने एक तरीके से कितना टाइम दे दिया, 1 2 3 4 5, तो 8 इंटू 5 40 ईयर्स का टाइम दे दिया आपने, ठीक है। डिटेल थोड़ा सा समझ में आया, और इस चीज को इतना करने की जरूरत नहीं है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, 2 से 3 लाइन में खत्म कर दोगे आप इस क्वेश्चन को। देखिए, आपने क्वेश्चन ने आपको बोला कि कोई जो प्रिंसिपल है वो 8 ईयर्स के टाइम में 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपको ये करना है कि अपन को 243 गुना करना है इसको, ठीक है, 243 टाइम्स। तो अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो है हर 8 ईयर्स के बाद 3 गुना करते जा रहे हो इसको, तो यहाँ पे 9 हो जाता है। फिर 8 ईयर्स का टाइम और दिया तो 3 गुना किया 27। जितना गुना यहां पर हुआ है ना उतने ही गुना सब में कर दो बस। फिर 8 ईयर्स का टाइम 81, और फिर 8 ईयर्स का टाइम 243। तो यहां से बस इन सबको काउंट कर लीजिए, तो ये 40 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े जल्दी से कर देंगे, थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन में चले गए। If a certain sum of money becomes double of itself in 3 years, in how much time it will be 64 times of itself, ठीक है। तब देखिए, यहां पर अपने पास जैसे ये, तो यहां पर आपने डबल ऑफ इटसेल्फ, तो प्रिंसिपल को मैंने मान लिया 1, और टाइम है 3 ईयर्स का। टाइम कितना है, 3 ईयर्स का। तो मैं अगर 3 ईयर्स का टाइम देता हूं तो इसका डबल, तो 1 का डबल 2 हो जाएगा। तो कितने गुना किया मैंने, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है यहाँ पे 2, तो मुझे तो 64 टाइम्स तक जाना है। तो फिर वापस वही सेम टाइम दूंगा 3 ईयर्स, और इस 2 का भी मैंने डबल कर दूंगा इस बार, तो ये 4 हो जाएगा। फिर 4 का डबल करूंगा तो 8 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से 3, फिर इसका डबल करूंगा तो 16, फिर मैंने 3 ईयर्स का टाइम दे दिया, और 16 का डबल किया 3 ईयर्स का टाइम देके 32, फिर 32 का डबल किया 3 साल का टाइम देके तो 64, ठीक है। तो इस तरह से मैंने टोटल कितने बार दिया, 1 2 3 4 5 6, तो 3 ईयर्स को मैंने 6 बार दिया, तो टोटल 18 ईयर्स लगा दी, ठीक है। इससे भी फास्ट बताऊं, इससे फास्ट आप देखो, आपको क्या करना पड़ रहा है, हर बार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो देखो, आपको ये समझ में आ गया कि 2 गुना करना है। अब ये 2 गुना करने, एक तरीके से 2 की पावर चल रही है, देखो 2 2 2 2 इस तरह से हुआ है। तो 64 कब आता है, 2 की पावर कितने करने पर 64 आता है, तो 2 की पावर 6 करने पर 64 आता है, ये आपको आना चाहिए या आता होगा, इतनी उम्मीद है ना। तो आपको पता है कि एक पावर बनने के लिए, यानी एक बार 2 से मल्टीप्लाई होने के लिए 3 साल देने पड़ते हैं, तो 6 बार मल्टीप्लाई करना है तो कितने साल देने पड़ेंगे, 6 इंटू 3 18 ईयर्स, ठीक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप फास्ट कर सकते थे, देखो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। एक जो है वो 3 बना था, कितने टाइम में, 8 ईयर्स के टाइम में। तो यहां पर आपको पता चल गया कि 3 गुना है, तो 3 की पावर कितने करने पर 243 आएगा, 3 9 27, और ये हो जाएगा कितना 5, ठीक है। तो 3 की पावर 5 करेंगे ना तब जाके 243 आएगा। तो एक बार मल्टीप्लाई करने के लिए 8 साल देने पड़ेंगे, तो 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है तो 8 इंटू 5, तो 40 ईयर्स देने पड़ेंगे अपन। तो 1 सेकेंड में हो जाएगा एक क्वेश्चन, है ना। तो बस कंसेप्ट समझ जाओ, क्योंकि एक्चुअली क्या, जब थोड़े से क्वेश्चन कंसेप्चुअल जब ज्यादा डीप में चले जाता है ना, तो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, सिर्फ
ऊपर ऊपर से चीजें आएंगी तो फिर प्रॉब्लम होती है ना। तो अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 पर अपन आ चुके हैं। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹4500 इन 5 years, तो कुछ रुपए थे पी, ये 4500 रुपीज बन रहे हैं कितने टाइम में? 5 years के टाइम में, ठीक है। और बोल रहे 10 years का टाइम दे दिया जाए, ₹6750 इन 10 years, तो यानी अगर मैं इसको 5 साल और दे दूं रुपए उधार, यानी नेक्स्ट 5 years के लिए, तो यहां पर ये कितने बन जाएंगे? 6750, ठीक है। 5 साल तो दे ही चुका था, फिर 5 साल और दे दो तो 6750 बन जाएंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बताओ। तो अब आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से मालूम था कि सर टाइम सेम हो, टाइम सेम हो तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर सेम रहा होगा। तो आपको ये पता करना है कि 4500 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है। तो जितना 4500 को 6750 बनाने के लिए जिससे मल्टीप्लाई किया गया होगा ना, उतना ही मल्टीप्लीकेशन यहां पर भी हुआ होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका था। देखा नहीं आपने? अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। यहां पर देखिए, दो, जैसे इस 2 या फिर इसको समझे 8 को 16 बनाने के लिए जितने से मल्टीप्लाई किया, उसी को 4 को 8 बनाने के लिए किया गया। 2 को 4 बनाने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, उसी से मल्टीप्लाई 1 को 2 बनाने के लिए किया गया। कब? जब सेम टाइम होता है ना। तो यहां पर बस उसी कंसेप्ट का यूज करना है। तो एक बात बताइए, मैंने लिखा यहां पर 3, और 3 को मैंने लिख दिया कि मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 12 लिख दिया। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है? बताओ। तो आप बोलेंगे सर इसको डिवाइड करके देख लो, 12 जो बनाया है और जो था 3, तो आप बोलेंगे सर आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा तब जाके बन गया। यहां पे मुझे डायरेक्ट नहीं दिख रहा कि किससे मल्टीप्लाई किया है, तो मैं क्या करूंगा, 6750 डिवाइडेड बाई करूंगा 4500, कैंसिलेशन होगा। और इसके बाद क्या होगा, 15 3 जा 30, और ये 15 4 जा और 15 5 जा, 15 3 जा 45, 15 2 जा 32, सॉरी 30। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3/2 से। समझ पा रहे हैं? 4500 को मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई किया होगा 6750 बनाने के लिए। तो मैं यहां पर भी 3/2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि टाइम क्या है, दोनों में सेम है। तो प्रिंसिपल का 3/2 या 3/2 टाइम्स करने पर कितना आएगा, 4500। तो यानी यहां से अपन जब इसको कैंसिलेशन करेंगे तो ये आएगा 1500। तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000 रुपीज। समझ गए? बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 26, ये बिल्कुल सेम है, तो अब आपको टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन अपन को बोलता है इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹650 इन 2 years, आपने किसी को P रुपए उधार दिए, वो 650 रुपीज बन गए, कितना टाइम लेके, 2 years के टाइम में। एंड ₹676 इन 4 years, तो यानी 2 साल और दे देते आप वो रुपए उधार, तो आपको कितने मिलते, 676 नेक्स्ट 2 years, या फिर ऐसे सोच सकते हो यहां से 4 साल के टाइम में, ठीक है। तो अब देखिए, जितना गुना धन यहां पे हुआ होगा उतना ही मल्टीप्लीकेशन यहां पर हुआ होगा। और ये कैसे पता करते हैं, ये अपन कैसे पता करते हैं कितना मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो ये 676 अपॉन 650 करके देख लीजिए, अगर डायरेक्ट नहीं पता चलता तो 26 से 26 जा, और ये 26 2 जा और 26 5 जा, तो अपन को ये पता चल गया कि ये 26/25 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहां पर भी 26/25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो P का 26/25 टाइम्स करने पर कितना आएगा, आना चाहिए 650। तो 26 से 52 और ये 25, तो P इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 25, 625 रुपीज। तो यानी ये जो प्रिंसिपल रहा होगा ये 625 रुपीज रहा होगा। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 26, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹66300 इन 10 years एंड ₹99450 इन 20 years। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस तरह का, इस वीडियो का भी। तो देखिए, आपने किसी से P रुपए उधार लिए,
और वो 10 साल में कितने बन गए 66300। और अगर इनको नेक्स्ट 10 ईयर्स और यानी यहां से यहां तक 10 ईयर्स की जर्नी, और फिर क्वेश्चन बोल रहा है 20 ईयर्स यानी यहां से, तो यानी यहां से कितने की ईयर्स की जर्नी रह जाएगी 10 की। ठीक है, तो 10 10 और ये 20, और यहाँ पर ये कितने बन रहे हैं 99450। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड दी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जब दोनों में सेम टाइम मिला हुआ है 10 10, तो यहाँ पर कितने गुना हुआ है, तो ये गुना हुआ है चेक करने के लिए 99450 डिवाइडेड बाई 66300, तो कैंसिलेशन, और यहां से आप 3 से कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो 3315, और ये हो जाएगा 2210। इसके बाद तो 6 3 9 3 12 नहीं, फिर नहीं होगा, तो 3315 अपॉन 2210 से अपन ने मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पर भी अपन 3315 अपॉन 2210 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो बस प्रिंसिपल का 3315 अपॉन 2210 करने पर 66300 आना चाहिए। ठीक है, तो बस इसमें कुछ है ही नहीं, तो 1 जा और ये हो जाएगा 20 टाइम्स, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44 और 2 और 00, तो प्रिंसिपल हो गया 44,200 रुपीज। ठीक है, तो ये अपना ये वीडियो समाप्त होता है। बस इसमें आज अपन ने मेन चीज क्या सीखी है कि ये टाइम सेम हो तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि उस सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से चीजें बढ़ती। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल चैट पे सेंड कर दीजिएगा, और मैं थोड़ा सा जब भी आपको टाइम मिलेगा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं जल्द से जल्द वो चीजें भेज सकूं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे।